एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग जहाँ अपने बेटे को लेकर अपना लाइफ स्पेंड कर रहा है, वहीं वांग जी एक एरोगेंट, रूड, हार्टलेस बिजनेसमैन है। अब ये दोनों कैसे मिलेंगे ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। पिछली बार हमने देखा था वांग जी हॉस्पिटल जाने वाला था। वांग जी ने सोंगलैन को कहा था कि उसका शेड्यूल फिर से एक बार तैयार किया जाए और आज का जो सारा मीटिंग है ना उसे कैंसिल कर दिया जाए। सोंगलैन ने भी उस बात को एक्सेप्ट किया, मतलब हाँ, उसने काम कर दिया क्योंकि उसके बॉस ने जो कहा है, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना आ जाए। सोंगलैन ने सब कुछ अरेंज कर दिया था। वो दोनों अभी गाड़ी में थे और हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। वांग जी को पता है आज हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई सीरियस बात नहीं है जिसके लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़े, बट फिर भी उसे जाना पड़ रहा है। ये बात वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं। उसे समय वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट था, कितने सारे मीटिंग्स थे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जो लोग समय को इम्पोर्टेंस देते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट होता है वो हम नॉर्मल आलसी इंसान नहीं समझ पाते। मतलब हाँ, हम मैक्सिमम लोग ही आलस है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे करते रहते हैं काम को लेकर। बट वांग जी ऐसा नहीं है। उसका काम अभी करना है, मतलब अभी। अगर रात के 2 बजे भी उसे मीटिंग के लिए बुलाया जाए तो वांग जी एक बार के लिए भी ये नहीं सोचेगा कि अभी बहुत लेट हो गया है, उसे सोना है। वांग जी बस उठ जाएगा मीटिंग के लिए। वांग जी अपनी बॉडी को एक रोबोट की तरह कंट्रोल करता है, इसीलिए उसे समय वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन उसे हॉस्पिटल जाना ही होगा क्योंकि अंकल ने उसे बुलाया है। ये सब सोचते हुए वांग जी हॉस्पिटल पहुंच गया था। वांग जी को हॉस्पिटल के डीन खुद लेने आए। वांग जी उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसका एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड था। वांग जी के पीछे सोंगलैन चल रहा था। डीन वांग जी और सोंगलैन को एकदम हॉस्पिटल के वीआईपी एरिया में लेकर चले गए और कुछ ही देर में वांग जी एक लग्जरी सी वार्ड के सामने खड़ा था। डीन ने दरवाज़ा नॉक किया और फिर ओपन कर दिया। वहाँ से दरवाज़े के अंदर से कम इन जैसे ही बोला ना, डीन ने दरवाज़ा ओपन कर दिया था। फिर डीन हंसते हुए अंदर चला गया और वांग जी भी। सोंगलैन नहीं गया, वो बाहर ही खड़ा रह गया। वांग जी अंदर जाकर ही उसका दिमाग एकदम गुस्से से फट गया। सच में अंकल जो आराम से हॉस्पिटल बेड में आधे लेटे हुए थे और वो कुछ फ्रूट्स को खा रहे थे। अंकल के बगल में एक 25-26 साल की फीमेल ओमेगा बैठी हुई थी जो फ्रूट्स को कट करके अंकल को सर्व कर रही थी। दूसरी तरफ लैन कुरैन वांग जी को देखकर तुरंत ही अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं। अब उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत ही दर्द भरा था, जैसे कि उनको बहुत पेन हो रहा है, ऐसा कुछ। उन्होंने उसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, वांग जी मेरे पास आओ मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। मरने से पहले सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं, बस एक नेफ्यू का शादी तो मैं करवा कर जाना चाहता हूँ। अगर मैं तुम दोनों भाई को ऐसे रख कर मर गया तो मैं अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ को क्या कहूँगा ऊपर जाके? बताओ, वो दोनों तो मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। शायद वो दोनों देख भी रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, आजकल मेरा तबीयत एकदम ठीक नहीं रहता वांग जी, मैं कभी भी मर सकता हूँ, लेकिन मरने से पहले एक नेफ्यू का तो मैं शादी करवा कर जाना चाहूँगा, और वो तुम हो, तुम्हारा भाई। अगर मैं मर भी जाऊँगा तब भी वो नहीं आएगा। देखो, मैंने उससे भी कहा था कि मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन उसने कहा आप हॉस्पिटल चले जाइए। मेरे साथ अभी बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं उनको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, और वैसे भी मैं इस गांव में कुछ दिन और रहने वाला हूँ। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, तो मैं इन लोगों को अच्छे चीज़ों को सिखाने वाला हूँ जिससे ये आसानी से बीमार ना पड़ जाए। इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। नेटवर्क बहुत स्लो है तो मैं हमेशा आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ अंकल। आप वांग जी से बात कीजिए, वो आपके पास रहेगा। डोंट वरी, आप ठीक हो जाएंगे। ये लैन शिचैन ने अंकल को कहा था, वही अभी अंकल वांग जी से कह रहे थे।
वांग जी ने गहरा सा ब्रेथ लिया। उसे पता है उसके अंकल को कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। वो बस यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं और वो अभी वांग जी के शादी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, क्योंकि लैंड शिचैन से वो जीत नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लैंड शिचैन जो कभी भी एक जगह रहने वाले इंसान नहीं हैं। वो इधर से उधर भटकते रहते हैं और वो मतलब उनके दिल में जो होता है उनके मुंह में वो ही होता है। वो किसी भी चीज़ का ज़्यादा फिक्र नहीं करते, मतलब सामने वाला इंसान किस बात से दुखी हो रहा है इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस अपने दिल में जो है वो बता देते हैं। जैसे उन्होंने अंकल के सामने ही कई बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करना, आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपने मुझसे ज़बरदस्ती किया तो मैं जितना भी वक्त घर में रहता हूँ उतना वक्त भी मैं नहीं रहूँगा। अब से पूरा टाइम मैं बाहर ही रहूँगा, घर नहीं आऊँगा। ऐसे धमकियाँ देते रहते हैं अंकल को, इसलिए अंकल लैंड शिचैन से जीत नहीं पाते। दूसरी तरफ वांग जी जो ज़्यादा बात नहीं करता, हाँ बात नहीं करता लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस उतना ज़्यादा नहीं कर पाता है। इसलिए अंकल कभी कभी वांग जी को इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ कुछ चीज़ें हासिल कर लेते हैं, जैसे कि वांग जी के ब्लाइंड डेट्स। वांग जी आज तक कहीं ब्लाइंड डेट पर चला गया है अंकल के कहने पर, अंकल के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर, लेकिन हर बार वांग जी बस एक ही बात कहता है कि उसे लड़की पसंद नहीं आया। मतलब ओमेगा हो, फीमेल ओमेगा हो या फिर मेल ओमेगा हो, उसे पसंद नहीं आया है। लेकिन अंकल हार नहीं मानते। उनका मानना ये है कि वांग जी 1000 डेट पर जाएगा और इन 1000 डेट में ज़रूर कहीं ना कहीं जाके वांग जी का दिल अटक ही जाएगा और वो शादी कर लेगा। एटलीस्ट वो लैंड शिचैन की तरह एकदम धमका तो नहीं रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा। वो ब्लाइंड डेट पर तो जा रहा है ना, तो कभी ना कभी वो किसी पर अपना दिल हार बैठेगा ही। आज भी अंकल बस वांग जी को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ही यहाँ पर है। उन्होंने कई बार ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल वांग जी को किया है। हालांकि जितनी बार भी अंकल ने किया है ऐसा नाटक, वांग जी को उतनी बार पता है कि अंकल नाटक कर रहे हैं, वो बीमार नहीं है, लेकिन वांग जी कुछ कहता नहीं है। अंकल इकलौते इंसान हैं जिन्होंने उन दोनों भाइयों को बड़ा किया है। जब वांग जी के मॉम डैड गुजर गए तब वांग जी सिर्फ 4 साल का था और लैंड शिचैन 8 साल के थे। तो इतने छोटे छोटे बच्चों को अंकल ने बड़ा किया है। उन्होंने शादी भी नहीं किया था। वांग जी और लैंड शिचैन को उन्होंने कभी भी ये महसूस होने नहीं दिया कि वो वांग जी और लैंड शिचैन के अंकल है, फादर या मदर नहीं है। फादर, मदर, अंकल, एक तरीके से सारा प्यार उन्होंने वांग जी और लैंड शिचैन को दिया है। यही वजह है कि वांग जी और लैंड शिचैन अंकल के सारे टैंट्रम्स को आराम से सह लेते हैं। हालांकि लैंड शिचैन शादी नहीं करना चाहते, इसीलिए वो अंकल से बच बच कर रहते हैं और भागते रहते हैं। और वांग जी बेचारा भाग नहीं सकता, उसके ऊपर पूरा लैंड कॉर्पोरेशन है, इसीलिए वो कहीं भाग नहीं सकता। और वो इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, इसीलिए वो अंकल के मुंह पर कुछ बोल नहीं सकता। खैर, अभी वांग जी अंकल के पास थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अंकल से बैठ जाता है। अंकल जो फ्रूट्स को अब साइड करते हैं और कहते हैं, वांग जी देखो ये बच्ची कितनी प्यारी है, ये मिस्टर लियांग की बेटी है। मिस्टर लियांग मतलब जो डीन, हॉस्पिटल का जो डीन वांग जी को रिसीव करने गया था ना, उसका बेटी, जो अभी फ़िलहाल बड़े से स्माइल के साथ सोफे पर बैठे हुए थे। अब अंकल वांग जी को कहते हैं, वांग जी मिलो इससे, ये ली है। वांग जी अपने ऑपोजिट साइड बैठी हुई ओमेगा की तरफ एक बार अपने तीखे नज़र से देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा रही है, ब्लश कर रही है और वांग जी को इरिटेटिंग फील हो रहा है। इस लड़की का उम्र 25-26 होगा, तो ये लड़की इतनी इनमेच्योर तरीके से ब्लश क्यों कर रही है बिना किसी वजह। खैर, वांग जी ने अपने आप को कंट्रोल किया और बहुत ही इमोशनल लेस तरीके से कहा, हेलो मिस लियांग। मिस लियांग जो शर्माते हुए कहती है, हेलो मिस्टर वांग जी। इससे ज़्यादा उन दोनों में और कोई बात नहीं होता। अंकल फिर ली कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी तरीके से अंकल का देखभाल करे, इन सारी चीज़ों का पिटारा खोलकर बैठ गए। जो वांग जी को इरिटेटिंग फील हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप अंकल के कहे गए शब्दों को सुन रहा था। कुछ देर बाद अंकल ने कहा, वांग जी अभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक फील कर रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ली को लेकर जाओ और तुम दोनों कहीं बैठो, बातें करो।
आई फील कि तुम दोनों के बीच बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा, शायद इससे तुम दोनों का फ्यूचर एक साथ हो जाए। ये कहते हुए अंकल ने एक बड़ा सा स्माइल दिया। मिस्टर लियांग जो अभी भी सोफे पर बैठे हुए थे, उन्होंने अब कहा, हाँ हाँ एकदम सही, मिस्टर लैन एकदम सही कह रहे हैं। लान वांगजी, तुम ली के साथ जाओ ना, हमारे हॉस्पिटल के टेरेस पर जाओ, वो बहुत ही सुंदर है। ली, लेकर जाओ वांगजी को। वांगजी जो जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो फिर भी उठता है और ली के पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ विंग जो युआन को लेकर हॉस्पिटल आया था, युआन को कल रात बुखार आया था, इसीलिए वो युआन को लेकर हॉस्पिटल आया। युआन जो कुछ ज़्यादा ही आइसक्रीम खा गया था, इसलिए उसे बुखार आ गया ठंड लगने की वजह से, जिसकी वजह से उसे विंग से डांट भी पड़ा। लेकिन फिर भी इतना क्यूट बेबी है कि विंग उसे ज़्यादा डांट भी नहीं सकता। थोड़ा बहुत डांटा था और फिर युआन को लेकर हॉस्पिटल आ गया था सुबह सुबह। अच्छे से युआन का चेकअप करना हुआ और फिर जाके विंग बिल पेमेंट करने गया और दवाइयाँ लेने गया था। युआन जो विंग के पीछे ही था, लेकिन अचानक से वो कहीं गायब हो गया। विंग जो बहुत डर गया, वो इधर उधर ढूंढने लगा युआन को। ये पहली बार है जब युआन ऐसे गायब हो गया है। मतलब युआन बहुत ही हेल्दी बच्चा था, वो लगभग अपने 1 साल की उम्र से ही अच्छे से चल फिर पाता था। तो विंग कई बार ऐसे हॉस्पिटल आया है, कई बार कहीं क्राउडेड जगह पर भी युआन को लेकर गया है विंग। और युआन कभी भी विंग को ज़्यादा तकलीफ़ देना पसंद नहीं करता, वो ज़्यादातर अपने पैरों से चलना पसंद करता है, इसीलिए बहुत छोटी उम्र से ही युआन को विंग अपने पैरों में चलाता है। तो बहुत क्राउडेड एरिया में भी युआन हमेशा विंग के साथ साथ रहता था। वो हमेशा, उसका एक आदत है कि वो हमेशा विंग के पैंट्स को पकड़ लेता था अपने हाथों से, या फिर विंग के हाथों को, या फिर विंग के शर्ट को पकड़ के रखता था। अभी भी थोड़ी देर पहले विंग ने महसूस किया था कि युआन उसका शर्ट पकड़ के उसके पीछे ही खड़ा है और विंग दवाइयों को ले रहा था एक एक करके। लेकिन दवाई लेने के बाद विंग जैसे ही पीछे मुड़ा, युआन नहीं था। विंग इतना घबरा गया कि वो इधर उधर देखने लगा, युआन कहाँ पर है। वो हर जगह ढूंढने लगा। वो बहुत सारे लोगों को कहता है, जिससे बहुत सारे नर्स और वार्ड बॉय भी युआन को ढूंढने लगते हैं। वहीं पर युआन, जिससे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल भी रोतलू बच्चा नहीं है, लेकिन अभी उसे बहुत रोना आ रहा है। जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो एक बच्चा, फिर भी वो बच्चा ही होता है, जो फ़िलहाल अभी 4 साल का है। और उससे अभी डर लग रहा है क्योंकि ये जगह एकदम नया है, किसी को वो पहचानता नहीं है, लोगों से बात करने में भी उसे अभी डर लग रहा है। युआन को अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसने गलत किया। उसे ऐसे अपने अंकल को देखकर नहीं आना चाहिए था। उसने अपने अंकल को खो तो दिया है और साथ में अपने मॉम को भी। अब वो कैसे जाएगा घर, वो अपने मॉम को कैसे ढूंढेगा। शायद मॉम भी युआन को ढूंढ रहे हैं। ये सोचते हुए युआन के आंखों से आंसू निकल आए। युआन जो चुपचाप एकदम एक कॉरिडोर में खड़ा था, आसपास कोई भी नहीं था, उसे नहीं पता वो कहाँ पर है। तभी युआन को कुछ पैरों की आवाज़ सुनाई दिया और युआन उस तरफ देखने लगा। उस तरफ वांगजी था जो सोंगलैन के साथ आ रहा था। वांगजी गया तो मिस ली के साथ था, लेकिन उस हॉस्पिटल केबिन से बाहर निकलते ही वांगजी ने साफ साफ कहा था कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस ली के ऊपर, जिससे मिस ली बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है और वो वहाँ से बस निकल जाती है। वो केबिन के अंदर भी नहीं जाती, वो वहाँ से निकल जाती है। और वांगजी सोंगलैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, चलो सोंगलैन। सोंगलैन और वांगजी जब कॉरिडोर से चलकर जा रहे थे, तभी उन दोनों ने देखा कि एक बच्चा जो अपने सर को झुकाकर खड़ा है, ये शायद 3-4 साल का बच्चा होगा। वांगजी ने आसपास देखा, आसपास कोई नहीं है, क्योंकि ये वीआईपी वार्ड है तो यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ही जब इमरजेंसी कॉल आता है या फिर अलार्म बजता है, तभी नर्स या वार्ड बॉय, डॉक्टर सब आते हैं, वरना ये जगह खाली ही रहता है। यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है? वांगजी के दिल में कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वांगजी खुद से उस बच्चे के पास गया और अपने घुटनों पर बैठ गया। वो बच्चा जो अभी भी अपना सर झुकाकर कुछ सोचे जा रहा था। वांगजी उस बच्चे के फेस को अच्छे से निहारता है, जिसके आंखें अभी नीचे की तरफ था। वांगजी ने कहा, हे बॉय, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मॉम डैड कहाँ है तुम्हारे?
वांग जी का आवाज़ जैसे ही युआन के कानों में गया ना, उसने अपनी नज़रों को ऊपर किया और उसके आँखों से, मतलब दोनों आँखों से आंसू गिर गए। वांग जी उस छोटे से बॉय के आँखों में देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसके आँखों में वो कुछ अपना सा फील कर पा रहा था। वांग जी का जैसे गोल्डन आइस है, वैसे ही इस बच्चे का आइस भी गोल्डन है। वांग जी को बड़ा अपना सा लगा, लेकिन वांग जी ने इस बात को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उस बच्चे के आंसुओं को पोंछने लगा। सॉन्गलैन जो अपने बॉस के पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहा था, उसका बॉस कब से इतना ज़्यादा दयालु हो गया है, कब से, मतलब सच में। हाँ, वांग जी दयालु है। नॉर्मल टाइम में वांग जी शायद किसी बच्चे को या फिर किसी बुजुर्ग इंसान को देखकर अगर उसे ऐसा फील हुआ कि इनको हेल्प चाहिए, तो वो सॉन्गलैन को ऐसे कहेगा, सॉन्गलैन इनको हेल्प करो। ये कहकर वांग जी आगे निकल जाएगा। ये वांग जी है, ये लान वांग जी है जिसे सॉन्गलैन पहचानता है। लेकिन अभी उसके सामने जो लान वांग जी है, उसे सॉन्गलैन बिल्कुल नहीं पहचानता। वांग जी उस बच्चे के आंसू को पोंछता है और कहता है, बताओ कहाँ है तुम्हारे मॉम डैड। युआन जो अपने लिप्स को काटता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, फिर कहता है, आई डोंट नो, मैं खो गया हूँ, मुझे मम्मा के पास जाना है। मॉम मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो शायद मुझे ढूंढ रहे हैं। ये कहते हुए युआन एक बार फिर अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो बह आए। वांग जी ने दोबारा युआन के आंसुओं को पोंछा और बोला, तो बताओ तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। युआन कहता है, मुझे नहीं पता, मैं मॉम के साथ था, फिर मुझे अंकल दिखे और मैं अंकल के पास जाने के लिए उनसे अलग हो गया, लेकिन अंकल कहीं खो गए, फिर मुझे मॉम भी नहीं मिल रहे। वांग जी जो युआन की बातों को ध्यान से सुनता है और कहता है, ओके चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मॉम के पास लेकर चलता हूँ। युआन जो एक पल के लिए खुश हो गया था, लेकिन दूसरे पल उसके किंडरगार्टन में और उसके मॉम के कहे गए बातों को उसने अच्छे से याद किया। उसके मॉम ने और किंडरगार्टन के टीचर ने भी ये कहा है कि किसी भी इंसान को देखकर ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, किसी भी अनजान इंसान के साथ जाना डेंजरस होता है। यह सोचकर युआन थोड़ा डर गया। वांग जी ने युआन के डर को देख लिया था, इसलिए वांग जी ने कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास पहुंचा दूंगा, तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। युआन जिसे वांग जी पर भरोसा हो रहा था, इसलिए उसने डरते हुए अपना हाथ वांग जी के हाथ में दे दिया। वांग जी ने युआन को देखा जो अभी भी रो रहा था, इसलिए वांग जी ने युआन को गोद में उठा लिया। युआन जो इतना कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उसे अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। ये अनजान इंसान पहले तो उसे खुद से हेल्प करने आया और फिर अभी गोद में भी ले रहा है। कहीं ये युआन को लेकर भाग तो नहीं जाएगा, कहीं युआन को मम्मा से दूर तो नहीं कर देगा ना। अगर युआन को लेकर ये इंसान चला गया तो मम्मा कैसे रहेगा। मम्मा के पास तो डैडी भी नहीं है, तो फिर मैं मम्मा के साथ अगर नहीं रहूँगा तो मम्मा का टेक केयर कौन करेगा। तो प्लीज़ मुझे लेकर मत भागना, ठीक है। युआन ये सारी बातें कह रहा था और वांग जी युआन की हर एक बात को सुन रहा था। क्या ये बच्चा उसे कोई किडनैपर सोच रहा है क्या। दूसरी तरफ सॉन्गलैन युआन की बातों को सुनकर उसे बहुत फ़नी भी लग रहा था, युआन पर प्यार भी आ रहा था कि कितना क्यूट बच्चा है, और दूसरी तरफ वांग जी के लिए उसे हंसी आ रहा था बहुत ज़्यादा। और हमारा विंग वो तो रो धोकर एकदम इकट्ठा हो गया था। हॉस्पिटल मैनेजमेंट से भी बात हो चुका था, मतलब ऑब्वियसली हर जगह ये न्यूज़ फैल गया था कि एक बच्चा गुम हो गया है, वो कहीं खो गया है, तो हर कोई उस बच्चे को ढूंढने लग गए थे। उस बीच विंग जियांग चंग से मिला। जियांग चंग जो हॉस्पिटल आया था अपने चेकअप के लिए, कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था, इसलिए वो अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया था। विंग को जैसे ही जियांग चंग दिखा ना, विंग चला गया जियांग चंग के पास और उसे गले लगाकर रोने लगा। जियांग चंग तो पहले हैरान हो गया विंग को यहाँ पर देखकर, और फिर जब उसे पता चला कि युआन खो गया है, वो भी विंग के साथ ढूंढने लगा युआन को। हॉस्पिटल में अनाउंस भी हो रहा था कि एक बच्चा खो गया है, लेकिन प्राइवेट जो एरियाज़ होते हैं ना, वो साउंड प्रूफ होते हैं, तो वहाँ पर ये सारा आवाज़ गया ही नहीं था,
कि कोई बच्चा खो गया है, उसका अनाउंसमेंट हो रहा है। इसलिए सॉन्गलैन, वांग जी और युआन नहीं सुन पाए थे। अभी वांग जी युआन को लेकर सीधा हॉस्पिटल के अनाउंसमेंट रूम में गया और वहाँ पर अनाउंस करने के लिए कहा कि एक बच्चा उसे मिला है। युआन जो खुद आगे आके माइक के सामने खड़ा हो गया और कहा, मम्मा मैं यहाँ हूँ, प्लीज़ मुझे लेकर चलिए, कहीं आप घर तो नहीं चले गए ना, मैं यहाँ पर हूँ। जैसे ही माइक में युआन का आवाज़ विंग और जियांग चंग सुनते हैं ना, वो तुरंत अनाउंसमेंट रूम की तरफ दौड़ते हैं। मतलब कुछ मिनटों का रास्ता है, अनाउंसमेंट रूम तक जाने के लिए 2 से 3 मिनट लगता है। शायद विंग और जियांग चंग ने 1 से आधे मिनट के अंदर वो रास्ता तय किया था, दौड़ के गए थे वो दोनों। वांग जी और सॉन्गलैन जो वहीं पर थे, लेकिन विंग, उसे तो आसपास कोई दिख ही नहीं रहा था। सीधा विंग युआन के पास गया और उसे गले से लगा लिया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बार बार युआन के पूरे फेस पर किस करने लगा और कहने लगा, युआन तुम कहाँ खो गए थे? तुम ऐसे मम्मा को छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो युआन? तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार बच्चे हो, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना युआन, तुम मम्मा के लिए क्या हो? तुम्हारे सिवा मम्मा का कोई नहीं है, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? युआन जो अपने सर को झुका लेता है, उसके आंखों में भी आंसू था। वो भी डर गया था, उसे भी लगा था कि वो अपनी मम्मा से कभी नहीं मिल पाएगा। उसने बहुत सारी स्टोरीज सुना है अपने मैम से जो किंडरगार्टन में है, जिन स्टोरीज में नॉटी बेबीज खो जाते हैं और वो कभी नहीं मिलते। युआन के दिल में वो डर बैठ गया था एक पल के लिए कि वो भी कभी नहीं मिलेगा अपनी मम्मा से। युआन विंग के चेस्ट पर अपना फेस छुपाता है और कहता है, आई एम सॉरी मम्मा, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। विंग जो युआन को अपने गले से लगा कर रखता है, अपने सीने से वो बस चिपका कर रखता है। विंग को ही पता है कि युआन उसके लिए क्या है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। युआन उसका ज़िंदगी है, इसलिए विंग बस युआन को अपने चेस्ट से लगा कर एकदम अपने बॉडी से जकड़ के रखा था और उसने अपने आंखों को बंद करके रखा था। उसे अब थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ देर पहले तक विंग को ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसका ज़िंदगी उसे फिर से वापस मिल गया है। जियांग चंग जो चुपचाप युआन और विंग को देख रहा था, फिर वो आगे आया और विंग और युआन दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम दोनों ठीक हो? जियांग चंग की बातों को सुनकर विंग ने अपने आंखों को खोला और जियांग चंग की तरफ देखा। जियांग चंग विंग की आंखों में साफ साफ पेन देख पा रहा था। जियांग चंग ने विंग को साइड हक किया और बोला, आशियन कुछ नहीं हुआ, युआन हमें मिल गया है ना, उसे कुछ नहीं होगा, वो एकदम अच्छा बच्चा है। उसने थोड़ा गलती कर दिया है, लेकिन इससे उसे एक सबक भी मिल गया है, वो दोबारा ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। चलो घर चलो, युआन का तबीयत ठीक नहीं है ना। विंग ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उसने युआन को अपने गोद में ले लिया। युआन जिसने कहा, मम्मा आप थक जाएंगे ना, मैं चल लूँगा। विंग ने कहा, नो मैं बिल्कुल नहीं थकूँगा। अब तक विंग युआन को लेकर जा ही रहा था, तभी युआन बीच में कहता है, मम्मा वेट। विंग रुक गया, जियांग चंग भी रुक गया। युआन जो एक बड़ा सा स्माइल करते हुए वांग जी और सॉन्गलैन की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू सो मच हैंडसम अंकल, मुझे हेल्प करने के लिए, एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपको पहले गंदा अंकल समझा था। युआन की बात को सुनकर वांग जी जैसे अपने होश में वापस आया था। वो अब तक विंग और युआन को ही देखे जा रहा था, एक टक देखे जा रहा था। वांग जी के दिल ने आज बहुत दिनों बाद, बहुत वक्त बाद बात किया है, और वो कुछ ऐसा था कि वो पहचानता है इन दोनों को, और उसका दिमाग कह रहा है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो पहली बार मिल रहा है, तो फिर ऐसा फील उसे क्यों हो रहा है। लेकिन वो अपने होश में वापस आ गया युआन की बातों को सुनकर। फिर उसने एक बड़ा सा स्माइल किया और बोला, चैम्प तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तो तुम सॉरी मत बोलो, तुमने एकदम सही डिसीजन लिया था उस वक्त, तुम्हें हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। युआन ने स्माइल किया। विंग और जियांग चंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जियांग चंग को पता है कि विंग अभी कुछ कहने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी विंग ने एक बार वांग जी और सॉन्गलैन को थैंक यू ज़रूर कहा, और जियांग चंग ने बहुत सारा थैंक यू किया और रिक्वेस्ट किया कि एक दिन उनके घर डिनर पे आए।
वांग जी ने अपने एक्सप्रेशन चेंज किया। युआन से बात करते हुए उसके चेहरे पर जो स्माइल था वो कहीं गायब हो गया था। उसने बहुत ही कोल्डली कहा, ओके, इतना ही। फिर जियांग चंग और विंग चले गए थे और वांग जी वहीं पर खड़ा रह गया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्या आप लोग एक्साइटेड हो, बताना ज़रूर कमेंट में। बाय बाय।